हेलो। आज के इस एनालिसिस में हम भारतीय टेक जगत की सबसे ड्रामेटिक और दिलचस्प बिजनेस स्टोरीज में से एक का डीप डाइव करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो बिल्कुल फर्श से अर्श तक गया और फिर ताश के पत्तों की तरह वापस बिखर गया। द राइज एंड फॉल ऑफ माइक्रोमैक्स। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। सोचिए जरा, 21,000 करोड़ रुपए। साल 2014 आते आते माइक्रोमैक्स की वैल्यूएशन इसी जादुई आंकड़े को छू रही थी। उस वक्त हर मोबाइल की दुकान के शेल्फ पर इन्हीं के फोन हुआ करते थे। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार से लेकर हॉलीवुड के बड़े स्टार ह्यू जैकमैन तक इस ब्रांड का चेहरा बने हुए थे। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि एक फिनोमिनन बन चुका था। लेकिन इस शानदार कामयाबी के बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी छुपा है। आखिर 21,000 करोड़ का ये इतना विशाल साम्राज्य इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? एक ऐसा ब्रांड जिसने अपने पीक पर नोकिया और सैमसंग जैसे दिग्गजों को धूल चटा दी थी, वो अचानक मार्केट से विलुप्त कैसे हो गया? इस केस स्टडी में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत और उस असली टर्निंग पॉइंट पर नजर डालते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1999 से। चार दोस्त राहुल शर्मा, राजेश अग्रवाल, सुमित अरोड़ा और विकास जैन ने मिलकर माइक्रोमैक्स सॉफ्टवेयर नाम से एक कंपनी बनाई। शुरुआत में ये लोग पीसीओ बिलिंग मशीन्स बनाते थे, लेकिन 2004 तक मोबाइल फोन्स आम होने लगे और पीसीओ बंद पड़ने लगे। कंपनी का वजूद ही खतरे में आ गया। फिर 2007 में गांव के दौरे ने उनकी पूरी दिशा बदल दी और वहीं से 2008 में जन्म हुआ उनके पहले मोबाइल फोन माइक्रोमैक्स X1i का। 2007 के उस गांव वाले दौरे ने ही कंपनी को उनका सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया। हुआ यूं था कि राहुल शर्मा पश्चिम बंगाल के एक गांव में थे जहां बिजली की बड़ी समस्या थी। वहां उन्होंने देखा कि एक पीसीओ एक ट्रक की बैटरी से चल रहा है, जिसे चार्ज करने के लिए रोज रात को 12 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। बस यहीं उन्हें समझ आ गया कि असल भारत को फैंसी फीचर्स नहीं, बल्कि लंबी बैटरी और रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? 23 दिन का स्टैंड बाय टाइम। जरा सोचिए, लगभग एक महीने तक चार्जिंग की झंझट ही खत्म। सिर्फ 2,150 रुपए में लॉन्च हुए माइक्रोमैक्स X1i में 1800 mAh की दमदार बैटरी थी। बिना किसी बड़े विज्ञापन के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के दम पर शुरुआती 10,000 फोन महज 10 दिनों में बिक गए। यह साबित करता है कि जब आप असली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो मार्केट खुद आपका स्वागत करता है। अब बारी आती है उनकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, जो आगे चलकर असली गेम चेंजर साबित हुई। उस वक्त मार्केट पर नोकिया का 60% कब्जा था। ऐसे में माइक्रोमैक्स ने उन फीचर्स पर फोकस किया जिन्हें ग्लोबल ब्रांड्स पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। उस समय लोग सस्ते कॉलिंग रेट्स के लिए बार बार सिम बदलते थे, तो माइक्रोमैक्स ने ड्यूअल सिम फोन निकाल दिए। तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर्स, कॉल रिकॉर्डिंग और स्टाइलिश डिजाइन देकर उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय ग्राहकों की रोजमर्रा की दिक्कतों को टारगेट किया। लेकिन अगर आप पूछें कि उनका मास्टर स्ट्रोक क्या था, तो वो थी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। जहां नोकिया और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स दुकानदारों को एक फोन बेचने पर सिर्फ 1 या 2% का मार्जिन देते थे, वहीं माइक्रोमैक्स ने सीधा 4 से 5% मार्जिन देना शुरू किया। अब दुकानदार के लिए माइक्रोमैक्स बेचना फायदे का सौदा बन गया, तो जाहिर है वो खुद ग्राहकों को माइक्रोमैक्स खरीदने के लिए राजी करने लगे। इन रणनीतियों का असर बहुत तेजी से हुआ और अब हम उस दौर में हैं जब 2014 में माइक्रोमैक्स भारत का नंबर 1 ब्रांड बन गया। 2010 में उन्होंने अपना पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया, A60, और कीमत रखी सिर्फ 6,999 रुपए। इसके बाद 2012 में आया उनका आइकॉनिक कैनवस 2। जहां बाकी बड़े ब्रांड्स बड़ी डिस्प्ले और फास्ट प्रोसेसर वाले फोन बहुत महंगे बेच रहे थे, माइक्रोमैक्स ने वही प्रीमियम एक्सपीरियंस लगभग आधी कीमत में दे दिया। ये भारतीय मार्केट में एक बड़ी क्रांति थी। और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। 2014 में भारत के स्मार्टफोन मार्केट का 22% हिस्सा अकेले माइक्रोमैक्स के पास आ चुका था। बाकी बचे 78% में दुनिया भर के तमाम ब्रांड सिमट कर रह गए थे। इस 22% हिस्सेदारी के साथ माइक्रोमैक्स आधिकारिक तौर पर भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2014-2015 में कंपनी का रेवेन्यू 11,000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को छू गया। हर तरफ सिर्फ इसी ब्रांड का शोर था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बिजनेस में कोई भी सफलता परमानेंट नहीं होती। अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से ढलान शुरू होती है। चीनी ब्रांड्स की एंट्री और माइक्रोमैक्स के लिए असली खतरा।
दरअसल यहीं से माइक्रोमैक्स के बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। माइक्रोमैक्स अपना प्रोडक्शन चीन में आउटसोर्स करता था। उनका इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D लगभग ना के बराबर था। दूसरी तरफ Xiaomi, Oppo और Vivo जैसे नए चीनी ब्रांड्स भारतीय मार्केट में उतर रहे थे, जो अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना रहे थे और बहुत तेजी से इनोवेट कर रहे थे। इन चीनी ब्रांड्स की इन हाउस तकनीक ने माइक्रोमैक्स को पूरी तरह पछाड़ दिया। ये ब्रांड्स उसी कीमत में बेहतर प्रोसेसर, शानदार कैमरे और ज्यादा बड़ी बैटरी देने लगे। ग्राहक अब जागरूक हो रहे थे और उन्हें ये फर्क साफ समझ आ रहा था। माइक्रोमैक्स अपनी पुरानी आउटसोर्सिंग वाली स्ट्रेटजी पर ही अटका रहा, जबकि मार्केट तेजी से आगे निकल गया। अगर चीनी ब्रांड्स का आना आग था, तो इसके बाद जो हुआ उसने सीधे उसमें घी का काम किया। रिलायंस जियो 4G की एंट्री और माइक्रोमैक्स की वो सबसे बड़ी गलती। देखिए हुआ क्या, एक तरफ चीनी ब्रांड स्पेसिफिकेशंस के मामले में हावी हो रहे थे और तभी 2016 के अंत में रिलायंस जियो ने अपना फ्री 4G इंटरनेट लॉन्च कर दिया। अब जियो का नेटवर्क सिर्फ 4G फोन पर ही चलता था। माइक्रोमैक्स ने इस 4G ट्रांजिशन को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट कर दिया। नतीजा, उनके पास मौजूद 3G स्मार्टफोन्स का भारी भरकम स्टॉक रातों रात कबाड़ बन गया। इस तबाही का असर सीधे उनके रेवेन्यू पर दिखा। कहा 2014 में 11,000 करोड़ रुपए की शानदार कमाई और कहां सिर्फ 4 साल बाद 2018 में ये गिर कर मात्र 4,300 करोड़ रुपए रह गई। सेल्स औंधे मुंह गिरी और कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। 2019 आते आते तो हालत ये हो गई कि जो मार्केट शेयर कभी 22% था, वो 1% से भी नीचे लुढ़क गया। 21,000 करोड़ की वैल्यूएशन सिमटकर महज 1,500 करोड़ रुपए रह गई। जो ब्रांड कभी हर भारतीय के हाथ में दिखता था, वो अब दुकानों से गायब हो चुका था। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या कोई वापसी मुमकिन है? आइए इस आखिरी हिस्से में इसी पर चर्चा करते हैं। इतने बड़े झटके के बाद भी फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। आज उनका फोकस बदल चुका है। वे ग्रामीण इलाकों के लिए फीचर फोन बना रहे हैं, जहां अभी भी कीपैड फोन की डिमांड है। इसके अलावा उन्होंने टीवी और एसी जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कदम रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि राहुल शर्मा ने रिवोल्ट मोटर्स नाम से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का एक बिल्कुल नया और सफल वेंचर भी शुरू किया है, जो हमें इस केस स्टडी के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या माइक्रोमैक्स लावा इंटरनेशनल की तरह अपना सेकेंड एक्ट यानी दूसरी पारी खेल पाएगा? स्मार्टफोन इंडस्ट्री बेहद मुश्किल है। अगर एक बार आप पीछे छूट गए तो वापसी आसान नहीं होती। लेकिन लावा जैसे ब्रांड ने अपनी रणनीति बदलकर एक स्थिर जगह वापस बनाई है। क्या माइक्रोमैक्स भी कभी स्मार्टफोन मार्केट में ऐसी धमाकेदार वापसी कर सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में मिलेगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।